Hello everyone. Let's start the practical questions of our chapter Income from House Property. आज मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं और कैसे है। ये आपको भी पता चलेगा कि ये चैप्टर कितना इजी है। हमने सबसे पहले वीडियो में क्या सीखा था कि ग्रोस एनुअल वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सबको मुझे पता है कि आता होगा कि 3 स्टेप थे। फिर हमने सेकेंड वीडियो में हमने क्या देखा था कि केसेस थे जब अनरियलाइज्ड रेंट हमारे पास आता है और हमारे पास वैकेंट वाला आता है। थर्ड में हमने इंटरेस्ट निकालना सीखा था कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्लस प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट जो हमारा डिडक्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था। अब ये सारे तीनों कंबाइंड होके जब एक क्वेश्चन में आएंगे तो हमें कैसे करना है वो देखते हैं। आप लोगों के क्वेश्चन 11 तक हो गए होंगे। क्वेश्चन 12 मैं अब भी बताती हूँ, पहले करते हैं क्वेश्चन 13 आ जाएगा तो आपको 12 भी समझ आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 मैं प्रैक्टिकल करा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नहीं करा रही। इलस आप फिर भी खुद कर लोगे, इसलिए मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कोशिश करती हूँ करा देती हूँ। ठीक है, इसमें कोशिश करती हूँ जितने ज़्यादा करा दूँ मैं आपको क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और डालूँगी जिसमें जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होगी वो वाले क्वेश्चंस डाल दूँगी और एक आधा मेरे को होल्ड करवाना है वो करवा दूँगी। अब देखो उसने बोला कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जब निकालते हैं तो वो 30% डिडक्ट होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उसने बोला कि फेयर रेंट है हमारे पास, क्वेश्चन में फेयर रेंट दे दिया 72,000, लेट आउट किया हुआ है मतलब एक्चुअल रेंट कितना है 7,000 पर मंथ। फिर उसने बोला स्टैंडर्ड रेंट है हमारे पास 60,000, म्यूनिसिपल टैक्स पेड, वो कितना म्यूनिसिपल टैक्स पे कर रहा है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू का 20%। 19-20 का 10,000 पे किया उसने, 20-21 का 10,000, यानी टोटल म्यूनिसिपल टैक्स कितना पे किया है 20,000। चाहे वो कितने सालों का कर रहा है, चाहे वो एडवांस पे कर रहा है या वो प्रीवियस ईयर का पे कर रहा है काफ़ी, तो हमें ये नहीं देखना, हमें बस ये देखना क्या कितनी अमाउंट पे किया है, टोटल डिडक्ट हो जाएगी। अब उसने बोला हाउस रिमेन वैकेंट, हमारा जो हाउस है वो कितने महीने वैकेंट रहा 2 मंथ्स। अब हमें पता है 2 मंथ्स वैकेंट रहा तो कितने महीने किराए पे चढ़ा होगा 10 महीने। कितना आ गया एक्चुअल रेंट 70,000। वैसे अब हम देखते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। अब मैं आपको एक म्यूनिसिपल वैल्यू भी निकालनी सिखा देती हूँ। उसने बोला कि जो इसने लिखा हुआ था ना ये म्यूनिसिपल टैक्स, वो कैसे पे कर रहा है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू का 20%। कई बार हमें म्यूनिसिपल वैल्यू निकालनी पड़ जाती है, क्वेश्चन में नहीं दी होती, वो कैसे निकालेंगे। उसने बोला कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, और जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2021 उसका म्यूनिसिपल टैक्स कितना है 10,000। अलग अलग यहाँ पे ये नहीं है कि कंबाइंड देखेंगे, मतलब जो हमारा ये 10,000 निकला होगा प्रीवियस ईयर का वो कैसे आया होगा 20% करके म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो अगर मुझे म्यूनिसिपल वैल्यू निकालनी है तो कैसे आएगी, ये जो 10,000 है म्यूनिसिपल टैक्स वो कितने के लिए 20% के लिए, यानी 20 के लिए हो गया। हमें निकालनी है 100% यानी 100% की वैल्यू, ये आ गए हमारे पास 50,000। अब आप करके भी देख लो 50,000 का 20% कितना आ जाएगा 10,000। तो म्यूनिसिपल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50,000। मैंने कैसे निकाली, उसने बोला था कि जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। अब म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं पता और उसने हमें म्यूनिसिपल टैक्स निकाल के दे दिया। या आपको इस तरीके से बताऊं कि 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू इज इक्वल टू म्यूनिसिपल टैक्स। हमें म्यूनिसिपल वैल्यू नहीं पता, एक्स मान लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स कितना हो गया 20,000, तो एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास 20,000, सॉरी 20 नहीं 10 है ना ये, डिवाइडेड बाय 20। अब ये कट के आ गया 50,000। इस तरीके से देख लो या ये तरीका है हमारे पास। अब देखते हैं जीएवी। जीएवी कैसे निकलेगा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर 72 और 60 विच एवर इज लोअर 60 और एक्चुअल विच एवर इज हायर। वैसे भी यहाँ पे 70 आ रहा है बट हमें पता है वैकेंट वाला है तो हमें एक्चुअल रेंट ही लेना है, तो सीधा ले लेते हैं एक्चुअल रेंट। माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स कितना, हाउ मच 20,000, कितना आ गया एनुअल वैल्यू 50,000, माइनस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, 30% आएगा 15,000,
ये आ गया 35,000। अब आगे पढ़ते हैं, उसमें हमें आगे भी क्वेश्चन में कुछ दिया है। आगे वो क्या बोल रहा है, अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज अ डिडक्शन इन असेसमेंट ईयर 19-20। मतलब हमारा 19-20 के असेसमेंट ईयर का मतलब है उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 18-19। 18-19 के प्रीवियस ईयर में मेरे पास एक अनरियलाइज्ड रेंट था जो कि था 20,000। उस साल मुझे उसकी डिडक्शन मिल गई। डिडक्शन मतलब मैंने उस साल उसको जीएवी में से माइनस कर दिया होगा कि मुझे नहीं मिला, बट वो मेरे को 20-21 मेरे इस प्रीवियस ईयर में मुझे रिसीव हो गया। तो ये मेरी क्या बन गई इस साल, इनकम। तो मेरी इनकम में प्लस होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट को कलेक्ट करने में मेरा 5,000 का खर्चा आया। हमें पता है हम यहाँ पे कोई भी खर्चा नहीं लेते, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, वो इग्नोर कर दो। एरियर ऑफ रेंट, एक हमें एरियर ऑफ रेंट मिला। एरियर का मतलब यही था कि मुझे पहले नहीं मिला वो रेंट, एरियर था, वो भी मिल गया 12,000 का इस साल मिल गया। ये भी इनकम हो गई मेरी। टोटल इनकम कितनी हो गई, 32,000। अब मुझे पता है कि जितनी मेरी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होती है उसका मुझे 30% डिडक्शन मिलती है। ये हमने पढ़ा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, वैसे अगर ये पॉइंट्स ना होते तो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाता, 35,000। बट मुझे पिछला एक अनरियलाइज्ड रेंट था जो मैं पहले माइनस कर चुकी थी, वो मुझे इस साल मिल गया। इस साल मिल गया तो मेरी इनकम बन गई, मैं प्लस कर लूँगी। और ऐसे ही एक एरियर ऑफ रेंट था, वो मिल गया मुझे। तो हमेशा यहाँ पे लास्ट में जब हम करते हैं डिडक्शन सब देने के बाद, आप करो अनरियलाइज्ड रेंट, एरियर ऑफ रेंट, दोनों को प्लस 20,000। ये थोड़ी सी इस साइड करना, कोई जैसे 20,000 प्लस 12,000, 32,000 मिला। बट मुझे पता है कि 30% की डिडक्शन मुझे मिलेगी मिलेगी, क्योंकि हमारा लॉ हमें बोलता है कि जितनी आपको हाउस प्रॉपर्टी में इनकम हो रही है उसका 30% माइनस कर दो। तो इसका 30% माइनस कर देते हैं, 9600। तो कितना आ जाएगा, 22,400। तो कितना आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 57,400 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस एक नया पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपको अगर क्वेश्चन में कोई पुराना अनरियलाइज रेंट दिया जाए या एरियर ऑफ रेंट दिया जाए जो आपको प्रीवियस ईयर में रिसीव हो रहा है, उसके डिडक्शन आप पहले क्लेम कर चुके थे, तो आपको इस साल वो इनकम बन जाएगी, वो प्लस करना, उसमें से 30% माइनस कर देना। उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस नहीं लेने, एक्सपेंस हम यहाँ पे नहीं लेते, ये चीज़ याद रखना क्वेश्चन करते हुए, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 13 समझ आ गया होगा। अब कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो क्वेश्चन 12, अब आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वो कहता है कि मिस्टर पी मिश्रा है जी ओन्स हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन ऑन रेंट। उसका खुद का घर है जो उसने रेंट पे दिया हुआ है। फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 में, मतलब हमारा प्रीवियस ईयर है 2021, उससे पिछले साल उसने क्लेम करी थी अनरियलाइज रेंट की डिडक्शन 50,000। उसने बोला था मेरा अनरियलाइज रेंट है 50,000। बट असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, जो ये देखता है कि कितना, जैसे जब हम लोग रिटर्न भरते हैं तो असेसिंग ऑफिसर चेक करता है कि जो रिटर्न भरी गई है वो सही है या नहीं है। उसमें प्लस माइनस अगर कुछ बढ़ता है तो वो प्लस कर देता है, या जो कम होना चाहिए वो कम कर देते हैं। तो वो कहता है कि असेसिंग ऑफिसर ने कितनी अलाउ करी थी ये डिडक्शन, ओनली 42,000। मतलब मिलनी चाहिए थी 50,000, मिली कितनी, 42,000। कितनी नहीं मिली, 8,000 की डिडक्शन नहीं मिली उसको, ठीक है। आउट ऑफ विच असेसिंग ऑफिसर ने, ठीक है, उसने बोला 10 अगस्त 2020 को, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर में मिस्टर मिश्रा को रिकवर हो गई सम मनी फ्रॉम डिफॉल्टिंग टेनेंट एज अ फुल एंड फाइनल पेमेंट। उन्होंने हमें कुछ पैसा दे दिया, मतलब जो पैसा अनरियलाइज रेंट का था वो इस पिछले साल मिल गया। अब वो कह रहे कितना उसमें से टैक्सेबल होगा। फर्स्ट पॉइंट तो बोलता है उसको रिकवर हो रहे हैं 6,000 रुपये, और एक्सपेंस है रिकवरी के 1,000। एक्सपेंस को हर पार्ट में इग्नोर कर देना, हमें सिर्फ वो देखना है कितना रिकवर हुआ, 6,000। अब देखो 8,000 की डिडक्शन उसे पहले नहीं मिली थी, हम मान के चलते हैं कि 6,000 उसी में से मिले तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। जब इसकी देखो हमारी इनकम वही बनेगी जिसकी मेरे को पहले डिडक्शन मिली होगी। मतलब जैसे उस साल
GAV मेरी थी 90,000, 90 में से मेरा माइनस होना चाहिए था अनरियलाइज रेंट 50,000। अगर मैं 50,000 माइनस करती तो मेरी एनुअल वैल्यू 40 और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल जाती, और मुझे ये 6,000 मिला होता तो मैं प्लस कर लेती कि भाई मैंने उस साल डिडक्शन क्लेम करी थी, अब वो अनरियलाइज रेंट इस साल मिल गया है तो मैं इस साल टैक्सेबल कर दूंगी। ठीक है, अब जब मुझे यहाँ पे वो डिडक्शन मिली ही नहीं, डिडक्शन मिली ओनली 42,000 की, वो 8,000 की जब डिडक्शन ही नहीं मिली, जब मेरे को माइनस ही नहीं किया, तो अब मैं उसे प्लस क्यों करूं? याद रखना, जो चीज़ माइनस हो रही है वही प्लस होगी। अनरियलाइज अगर डिडक्शन मिल रही है तभी वो इनकम बनेगी, अगर उसकी डिडक्शन नहीं मिल रही तो वो इनकम भी नहीं बन सकती, क्योंकि डिडक्शन नहीं मिल रही इसका मतलब हमने उसको उस वक्त टैक्सेबल कर दिया होगा। डिडक्शन ना मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये 50,000 इस GAV में इंक्लूड है। ठीक है, जब मैंने उसकी डिडक्शन ही नहीं क्लेम करी, ये 8,000 मुझे उस वक्त डिडक्शन ही नहीं मिली, मेरी इनकम बना के टैक्स लगा दिया गया उस साल, तो इस साल मैं थोड़ी इस पे टैक्स दोबारा दूंगी, उस साल थोड़ी इनकम बनेगी। अगर उस साल माइनस हो जाता तो ये मेरा इनकम बन जाती, बट जब 8,000 ये हुई नहीं तो 6,000 मैं कैसे कर दूं? चाहिए 8,000 तक जितनी भी अमाउंट आएगी उसका क्या रहेगा? नल। 8,000 से जितनी ज़्यादा आएगी उस पर टैक्स लगता रहेगा। जैसे अब देखो, उसने सेकेंड पार्ट में बोला कि रिकवर्ड अमाउंट कितनी है? 10,000। 10 में से मैं मान के चलती हूँ 8,000 तो मुझे मिले ही नहीं थे। ठीक है, 8 की डिडक्शन मिली ही नहीं थी मुझे, तो मैं इस साल इनकम नहीं बनाऊंगी। तो इनकम किसको बनाऊंगी? 2,000 को, माइनस इसका 30% 600, तो इनकम कितनी बन जाएगी? 1,400। जैसे अगला रिकवर्ड हुई 15,000, 15 में से 8,000 तो मुझे उस वक्त डिडक्शन नहीं मिली, तो इस बार मैं उसको इनकम नहीं बनाऊंगी। कितने को बनाऊंगी? ओनली 7,000 को, और इसमें से इसका 30% माइनस कर देती हूँ 2,100, तो कितना आ जाएगा? 4,900 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बस एक चीज़ याद रखना, जिसकी आपको डिडक्शन मिलती है वही बाद में इनकम बन सकता है। क्योंकि यार आप एक लॉजिक के साथ सोचो ना, जैसे मेरा GAV 50,000 था कि मेरा एक्चुअल रेंट मुझे पूरा 50,000 ले लिया, अनरियलाइज का मतलब है मुझे मिला नहीं और मुझे डिडक्शन चाहिए थी। जैसे 10,000 है, लेट से कि 10,000 है, मैंने बोला कि मेरा 10,000 रुपये मुझे अनरियलाइज रेंट है, मुझे मिला नहीं, तो मेरी इनकम मत बनाओ। बट असेसिंग ऑफिसर ने नहीं माना, उसने पूरे 50,000 के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो अनरियलाइज रेंट की मुझे अगर डिडक्शन नहीं मिली और ये अनरियलाइज रेंट मुझे प्रीवियस ईयर में मिल जाता है 10,000, तो क्या ये मेरी इनकम इस साल थोड़ी टैक्स दूंगी? क्योंकि इसको तो मैं यहाँ पे टैक्स दे के आ चुकी हूँ ना, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं मिली थी डिडक्शन। अगर उस वक्त डिडक्शन मिल जाती तो मैं टैक्स 40 पे करती, इस 10 पे ना करती, और ये मुझे प्रीवियस ईयर में मिलता तो मैं टैक्स पे कर देती। तो जब ये मुझे मिला ही नहीं, उस वक्त डिडक्शन ही नहीं मिली इसकी, और मैंने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया ऑलरेडी, तो इस साल नहीं करूँगी। ठीक है, अगर समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना, थोड़ा लॉजिक के साथ सोचना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। अब यहाँ पे देखना किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपको सारे, वो ध्यान से समझना। अब वो क्या करेगा, कुछ हाउस का ना पार्ट कर देगा। पार्ट मतलब या तो 1/4 ऑफ द हाउस कर देगा, या जैसे मैं लेते कि आधा घर, आधा मतलब एक पूरा घर है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि जैसे ऊपर नीचे वाला पोर्शन मान लो कि नीचे वाले पोर्शन में वो खुद रह रहा है, सेल्फ हो गया, सेल्फ रेजिडेंस, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको उसने लेट आउट दे दिया, किराए पे चढ़ा दिया। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि कुछ पार्ट वो लेट आउट पे चढ़ा करता है, कुछ पार्ट वो किराए पे चढ़ाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जितना भी म्यूनिसिपल वैल्यू होगा, जितना भी फेयर रेंट होगा, जितना भी स्टैंडर्ड रेंट होगा, सबका क्या हो जाएगा? हाफ। क्योंकि ये जो वैल्यू दी होती है पूरे घर की दी होती है, जब उसने किराए पे आधा चढ़ाया तो हम इन सब का भी क्या कर देंगे? आधा। बट एक्चुअल ही रहेगा, एक्चुअल का नहीं करना, क्योंकि एक्चुअल रेंट तो वो मिली उस आधे का ही रहा है ना, एक्चुअल को नहीं छेड़ना। बाकी इन सब का क्या हो जाता है? आधा। म्यूनिसिपल टैक्स का भी, इंटरेस्ट का भी, हर चीज़ का जितना भी पोर्शन उसने लेट आउट पे दिया होगा उस हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगा अब आपको ना। उसने बोला मिस्टर हरीश सक्सेना है, मेंबर ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दिल्ली है, रिजाइड इन हाफ द पोर्शन ऑफ द हाउस, आधे पोर्शन में रह रहा है, रिमेनिंग हाफ पोर्शन उसने लेट आउट पे चढ़ा दिया। तो आपको क्वेश्चन हमेशा कैसे करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हाफ हाफ। हाफ क्या है? सेल्फ रेजिडेंस, और हाफ क्या है? लेट आउट।
अब जब हम जीएवी निकाल रहे होंगे, आप याद रखना सेल्फ रेजिडेंस की जीएवी क्या होती है, निल। जीएवी का मतलब क्या है, जितना हमारी इनकम हो रही है, जब मैं उसमें खुद ही रह रही हूँ तो मुझे को कोई रेंट थोड़ी मिल रहा है, तो जीएवी क्या है, जीरो है, जीरो मतलब नल। तो यहाँ पे जीएवी हमेशा सेल्फ रेजिडेंस की नल रहती है। और यहाँ पे हमने जो किराए पे चढ़ाया, एक्चुअल रेंट हमें मिल रहा है इसका 2000 पर मंथ। अभी आगे पढ़ लेते हैं, कुछ और ना कह रखा हो। फेयर रेंट 30,000 पर एनम है, तो इस पार्ट का फेयर रेंट कितना हो जाएगा, 15,000। 30,000 पूरा है, तो मैंने उसका क्या कर दिया, आधा, क्योंकि मेरे को इस पार्ट के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए ही नहीं, क्योंकि जीएवी यहाँ तो निल होती है सेल्फ रेजिडेंस में, यहाँ के लिए नहीं चाहिए, लेट आउट वाले पोर्शन के लिए फेयर रेंट चाहिए, तो आधा कर दिया मैंने उसका डायरेक्ट ही। फिर वो कह रहा है लोकल टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस। लोकल टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्स वो कितना पे कर रहा है, 12,000। तो यहाँ भी म्यूनिसिपल टैक्स का भी क्या हो जाएगा, आधा, 6,000, क्योंकि पूरे घर का है ना म्यूनिसिपल टैक्स 12,000। लेट आउट कितना है, आधा, आधा कर दो। यहाँ पे तो माइनस होता नहीं हमारा म्यूनिसिपल टैक्स। एक्सपेंसेस हमें नहीं लेने। इंटरेस्ट पेबल टू सोसाइटी 16,000 वो इंटरेस्ट पे कर रहा है सोसाइटी को, ठीक है, करने दो। अदर इनकम ऑफ मिस्टर सक्सेना इस 3,24,000, और उसकी अदर इनकम किसी और मतलब उससे उसकी इनकम हो रही है 3,24,000। अब देखते हैं, करते हैं। उसने बोला जीएवी कितना हो गया हमारा, इस पार्ट का तो निल हो गया, और इस पार्ट का कितना हो जाएगा, 12 2 24,000 और 15,000 विच एवर इज हायर, 24 ही आ रहा है, माइनस म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ माइनस नहीं होता, यहाँ हो जाएगा 6,000, कितना आया 18,000, माइनस 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये एनुअल वैल्यू निकल गया, यहाँ तो कुछ नहीं होता, 30%। ये आया 12,600। अब देखो, अब वो क्या बोलता है कि उसने इंटरेस्ट पे किया है सोसाइटी को 16,000 रुपये, ठीक है। अब वो हायर परचेज स्कीम के अंडर उसने मतलब घर लिया हुआ है। हायर परचेज मतलब जैसे एक तरीके से पढ़ा होगा ना तुमने, हायर परचेज पे ले रहा है, एक तरीके से हो गया कि हर साल किस्त पे करता है वो लोन की तरीके से। तो ये इंटरेस्ट किस रिस्पेक्ट में वो पे कर रहा है, एज अ लोन टाइप मान सकते हैं हम उसको, 16,000। अब हमें पता आधा यहाँ जाएगा और आधा यहाँ, 16,000 का भी मैंने हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि हाफ लेट आउट के लिए, हाफ सेल्फ रेजिडेंस। सेल्फ रेजिडेंस में बस एक चीज़ याद रखना, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया 8,000 माइनस में, और यहाँ मेरा बनता 4,600। अब आपको जब पूरा, आपको तो पूरे घर की कंबाइंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बतानी है, तो आप कैसे निकालोगे, 4,600 ये आ गया माइनस का 8,000 प्लस, दोनों को प्लस करोगे, इनकम कम मतलब प्लस करोगे तभी इनकम निकलेगी। तो ये कितना आ गया हमारा 3,400 माइनस का, माइनस का आ रहा है, इसका मतलब क्या आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्लस का आता तो इनकम, माइनस का आ रहा है मतलब लॉस। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक घर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तरीके से आधा आधा, आधे में खुद रह रहे हैं, आधे किराए पे चढ़ा दिया। तो बस ये याद रखना, जब आप खुद रह रहे हो जिस पोर्शन में, जो सेल्फ रेजिडेंस होता है, वहाँ किसी चीज़ की डिडक्शन नहीं मिलती एक इंटरेस्ट के अलावा, इसलिए हमें उसकी भी पूरी कैलकुलेशन इसी तरीके से दिखानी पड़ती है। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन आए, आपको क्वेश्चन इसी तरीके से पेपर में करके आना है, इधर लिखना है जीएवी वगैरह और उसका हाफ हाफ जितना भी है सब कुछ लिखते जाना है, ठीक है। लेट आउट, फिर हमने लेट आउट के लिए तो फेयर वैल्यू, फेयर रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर ले लिया, म्यूनिसिपल टैक्स का भी हाफ कर दिया, एनुअल वैल्यू आ गई 30%, इंटरेस्ट भी दोनों जगह, क्योंकि ये सेल्फ रेजिडेंस का है और ये लेट आउट का है, और फिर इन दोनों को क्या करा, कंबाइंड कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और समझ आएगा आपको ना, बहुत ईजी है चैप्टर। अब देखो उसने बोला कि मिस्टर एक्स है ओन 2 बिल्डिंग, उसकी 2 बिल्डिंग है, बिल्डिंग 1 और बिल्डिंग 2। बिल्डिंग 1 वो एज अ रेजिडेंस यूज कर रहा है, ठीक है, और बिल्डिंग 2 उसने लेट आउट पे दी हुई है, ओके ठीक है। पूरी पूरी बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई आधा नहीं करा, ये नहीं है एक बिल्डिंग के 2 पार्ट्स, उसकी 2 बिल्डिंग हो गई,
जैसे 2 फ्लैट्स हो गए अलग अलग, ठीक है। बिल्डिंग 1 टैक्स पे रिपेयर इसका तो कुछ करते ही नहीं है। अब यहाँ पे देख लेते हैं बिल्डिंग 2 एक्चुअल रेंट कितना है 12 मंथ्स का, मतलब 4000 रुपीज़ पर मंथ, 48,000 कुछ और नहीं दिया हुआ यहाँ पे हमें, ठीक है। माइनस कर देते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, कितना टैक्स पे कर रहा है वो 12,000, 36,000, 30% माइनस 10,000, 25,200। यहाँ तक तो सबको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बात करते हैं, देखो वो कह रहा है इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्टगेज लोन ऑन बिल्डिंग, वो इस बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग 2 की। बिल्डिंग 1 में तो सिर्फ टैक्स था, रिपेयर था, इग्नोर कर दिया क्योंकि रेजिडेंस है, कुछ नहीं लेना। बिल्डिंग 2 में वो टैक्स भी पे कर रहा है, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट है 5,000 रुपये। अब देखते हैं क्या सारे की डिडक्शन मिलनी है। उसने बोला कि उसने मॉर्टगेज पे लोन लिया हुआ है 50,000 का, यानी ये इंटरेस्ट कैसे निकला होगा इसका 10% करके, मतलब उसने लोन लिया हुआ है 50,000 का जिसपे वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 5,000। अब वो लोन कैसे कैसे यूज़ कर रहा है, एक तो उसने रीमॉडलिंग बिल्डिंग नंबर 2, इसको इस वाली बिल्डिंग को सही करने के लिए 25,000 का लोन तो इसके लिए लिया, ठीक है। 20,000 का लोन उसने लिया हुआ है एडवांस देने के लिए किसी फर्म को, 5,000 का लोन उसने लिया हुआ है पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमें पता है कौन से लोन के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, जो उसने घर के लिए लिया हुआ है। घर के लिए लिया हुआ है 25,000, 25,000 का 10% कितना आ जाएगा 2500। यहाँ 2500 माइनस होगा 22,700, हमारी क्या आ गई यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ इसका नहीं कुछ करेंगे क्योंकि यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं था। और ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ बतानी भूल गई थी, वहाँ पे अदर इनकम थी हमारी 3,24,000, ठीक है। और जो लॉस आ रहा था ना, लॉस इनकम में से माइनस कर देना, लॉस आ रहा था 3400, ये माइनस कर देना, ये आगे 3,20,600 उसकी टोटल इनकम। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, एक पर्सन है उसकी अदर इनकम इतनी है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अगर इनकम होती तो प्लस हो जाता, लॉस है तो यहाँ माइनस कर दिया। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से अब आपको ये क्वेश्चंस आगे के करते जाने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लेना, नहीं तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी जिसमें आगे के कुछ क्वेश्चंस और करा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। कभी छूट गया, थैंक यू।